नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल के डिस्कशन में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन के बीच में। एक एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं। देखो, मान लीजिए ऑनलाइस इंस्टीट्यूट का किसी टीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, इस सब्जेक्ट को आपको इतने लेक्चर्स में कवर करना है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं, 1 घंटे के इतने रुपए आपको मिलेंगे। और अगर आपने बीच में सब्जेक्ट छोड़ दिया तो इससे स्टूडेंट्स का नुकसान होगा, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी समय समाप्त हो सकता है, आपकी पेमेंट रोकी जा सकती है। ये सारी चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है टीचर के साथ उसमें पहले से डिसाइड कर ली जाती हैं। अब देखो, अगर कोई टीचर उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पूरा करता है, कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स हैं उसको वायलेट करता है, या फिर इवन इंस्टीट्यूट भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को वायलेट करती हैं, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि दोनों पार्टीज, एक इंस्टीट्यूट है, सामने वाला टीचर है क्योंकि टीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। एक ऑप्शन ये हो सकता है जिस भी पार्टी को शिकायत है वो पार्टी सीधा सीधा कोर्ट में जा सकती है कि देखो जी, हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और सामने वाली पार्टी ने इस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया है, तो आप मुझे जस्टिस दिलवाइए। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, कोर्ट में केस फाइल करना किसी पार्टी के द्वारा जिसको लगता है कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया गया है सामने वाली पार्टी के द्वारा। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है दोनों पार्टीज यानी इंस्टीट्यूट और टीचर आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि कोर्ट में जाएंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, हम एक काम करते हैं, एक ऐसे एक्सपर्ट के पास जाते हैं जिनको इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में नॉलेज होती है। उस पर्सन के पास हम जाएंगे और वो पर्सन जल्दी से हमारे डिस्प्यूट को सेटल डाउन कर लेगा, और जो भी वो पर्सन बोलेगा जिसे नाम दिया जाता है आर्बिट्रेटर, वो आर्बिट्रेशन करवाता है दो उन पार्टीज के बीच जिनके बीच डिस्प्यूट है और कोर्ट से बाहर सेटल डाउन करवाता है। आर्बिट्रेशन देखो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है, जैसे मीडिएशन भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है, उसी प्रकार से आर्बिट्रेशन भी एडीआर का एक मैकेनिज्म है। आर्बिट्रेशन के देखो काफ़ी सारे फायदे होते हैं एज कंपेरिजन टू लिटिगेशन। मतलब दोनों पार्टीज कोर्ट में जाएं, अब कोर्ट में तो देखो दोनों पार्टीज जाती नहीं है, जिस पार्टी को शिकायत होता है ना वही जाता है कोर्ट में। जबकि आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज आपस में सहमत होकर जाती हैं कि चलो ठीक है, दोनों मिलके इस आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं जो कि एक्सपर्ट होगा, जो हमारी डिस्प्यूट में सेटल डाउन करेगा, यानी अपना फैसला देगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। तो काफ़ी फायदे होते हैं आर्बिट्रेशन के। सबसे पहला फायदा यही है, आर्बिट्रेशन कंसेंसस से होता है, दोनों पार्टीज सहमत होकर आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म को यूटिलाइज करती हैं। जबकि लिटिगेशन में वो पार्टी जिसको शिकायत है वही कोर्ट में केस फाइल करती है। लिटिगेशन का देखो एक नुकसान ये होता है, जब कोई पार्टी कोर्ट में जाती है तो फिर सबको पता लग जाता है, पब्लिक को भी पता लग जाता है कि हाँ, इन दोनों कंपनीज के बीच आपस में डिस्प्यूट है और ये कंपनी मामले को लेकर कोर्ट में गई है। तो फिर काफ़ी बार देखो ऐसा होता है, स्टॉक्स जो हैं उस कंपनी के नीचे गिर जाती हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि इस कंपनी के तो केस चल रहे हैं, फिर इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते और ओवरऑल इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। अब ऑनलाइस इंस्टीट्यूट और टीचर के बीच डिस्प्यूट है, ये तो कुछ मैटर ही नहीं करता, लेकिन देखो बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच काफ़ी बार डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे डोकोमो और टाटा के बीच में हजारों करोड़ का डिस्प्यूट हो गया। अब ये कोर्ट में जाएंगे तो फिर टाटा कंपनी की इमेज पे फर्क पड़ता है, और टाटा कंपनी की इमेज पे फर्क पड़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम आएगी, देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट फायदा आर्बिट्रेशन का ये है, आर्बिट्रेशन देखो जल्दी हो जाती है, दोनों पार्टीज गई आर्बिट्रेटर के पास, बहुत कम समय में फैसला आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ कोर्ट में तो देखो बहुत समय लग जाता है, करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं, और जब इवन सुनवाई भी होती है ना तो ज़्यादा समय जज देते नहीं हैं। मतलब इसमें जज का दोष नहीं है, एक एक दिन में 60-70 केसेस पर हियरिंग आपको करनी है,
तो फिर आप सोचते हो जल्दी जल्दी केसेस को निपटाया जाए। फिर ऐसा ही होता है, दोनों पार्टीज का वकील 5 मिनट तक अपनी अपनी बात रखते हैं। 5 मिनट में क्या ही समझ में आता है जज को। ये क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट नहीं है, सच्चाई है। मतलब देखो, आर्बिट्रेटर के पास अगर दोनों पार्टीज जाएंगी, आर्बिट्रेटर तो एक्सपर्ट होता है ना। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि दोनों पार्टीज सहमत होकर ऐसे एक्सपर्ट के पास जाएंगे जिनको इन डिस्प्यूट्स का पता होता है, कॉन्ट्रैक्ट संबंधित सारी नॉलेज होती है। कई बार जैसे कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं, और जज थोड़े जर्नलिस्ट होते हैं, वो इकोनॉमिस्ट थोड़ी ना है जज। मतलब उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इतनी डीप से नॉलेज नहीं होती। तो इस वजह से भी जो पार्टीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेटर के पास जाना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि उनको लगता है जिस पर्सन के पास हम जा रहे हैं उनको इश्यूज की समझ है। तो इस प्रकार से हमने आर्बिट्रेशन के कुछ फ़ायदे डिस्कस किए लिटिगेशन के ऊपर। और ऐसा नहीं है, देखो आर्बिट्रेशन के सिर्फ फ़ायदे हैं लिटिगेशन के ऊपर, इवन लिटिगेशन के भी कुछ फ़ायदे होते हैं। क्या, जब देखो कोर्ट में मामला जाता है तो फिर जज के पास काफ़ी सारी पावर्स होती हैं। जैसे अगर सामने वाली पार्टी अपीयर नहीं होती है जिसके खिलाफ शिकायत है तो नॉन अपीयरेंस के लिए वारंट जारी किया जा सकता है। जब तक पूरा मामला सोल्व नहीं हो जाता समरी जजमेंट दी जा सकती है। कुछ और दूसरे इंटरिम मेजर्स अपनाए जा सकते हैं जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, लेकिन आर्बिट्रेटर के पास ये सब पावर्स उपलब्ध नहीं होती। और देखो, अगर कोर्ट में मामला जाता है तो डिफ़ॉल्टर के ऊपर, मान लीजिए किसी कंपनी ने बैंक के पैसे नहीं लौटाए हैं और बैंक ने लिटिगेशन फाइल की है उस डिफ़ॉल्टर के अगेंस्ट कोर्ट में, तो डिफ़ॉल्टर के ऊपर प्रेशर पड़ता है अगर कोर्ट में मामला जाता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो देखो प्राइवेटली चलती हैं, जबकि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो तो आपको पता है पब्लिक डोमेन में रहती हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं लिटिगेशन के भी। बट जैसा अभी तक आपने समझ ही लिया होगा, आर्बिट्रेशन के ज़्यादा फायदे हैं एज कंपेरिजन टू लिटिगेशन। इसी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स पिछले कुछ सालों में डिस्प्यूट रेजुलेशन के लिए आर्बिट्रेशन को ज़्यादा फॉलो कर रही हैं एज कंपेरिजन टू लिटिगेशन। परंपरागत रूप से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स कोर्ट जाया करते थे डिस्प्यूट रेजुलेशन के लिए, बट आर्बिट्रेशन के फायदों के चलते अब आर्बिट्रेशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स के द्वारा। यहाँ पे देखो कुछ आंकड़ा भी दिया हुआ है। 2019 में 32% ऑफ ऑल आर्बिट्रेशंस हुई कहाँ पर, लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, और 58% ऑफ आर्बिट्रेशंस हुई अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएशन में। ये आंकड़ा देखो हमें ये बताता है कि फाइनेंशियल आर्बिट्रेशन की जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। इसी वजह से कई सारे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए में, नीदरलैंड में, यूके में, वो देखो ऐसे आर्बिट्रेटर्स का पैनल तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे आर्बिट्रेटर्स का पैनल क्रिएट किया है जो स्पेशलिस्ट हैं बैंकिंग में एंड फाइनेंस में। समझ गए? अगर देखो ऐसे आर्बिट्रेटर का पैनल जो बैंकिंग और फाइनेंस में स्पेशलिस्ट है तैयार रहेगा तो फिर डिस्प्यूटेड पार्टीज जो हैं वो उस इंस्टीट्यूशन के पास, उस आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के पास आना पसंद करेंगे ना, क्योंकि उनकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी कि हाँ इस आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के पास अच्छे आर्बिट्रेटर हैं जो कि एक्सपर्ट हैं बैंकिंग में, फाइनेंस में, तो इसके पास हम चलते हैं, यहाँ पर चल के अपना डिस्प्यूट रिजोल्व करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2012 में पैनल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मार्केट एक्सपर्ट्स इन फाइनेंस यानी प्राइम फाइनेंस सेटअप किया गया था हेग नीदरलैंड में, ताकि आर्बिट्रेटर्स का पैनल प्रोवाइड किया जा सके जिनको स्पेशलाइजेशन हासिल हो बैंकिंग में एंड फाइनेंस में। इवन प्राइम फाइनेंस ने फाइनेंशियल आर्बिट्रेशन के लिए अपने रूल भी अलग से बनाए हैं कि वो पार्टीज जिनके बीच में फाइनेंशियल डिस्प्यूट है हमारे पास आती हैं तो किन रूल्स के आधार पर उनके बीच आर्बिट्रेशन को करवाया जाएगा। उसी प्रकार से इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन, इन्होंने भी अपने खुद के आर्बिट्रेशन संबंधित रूल्स बनाए हैं ताकि पार्टीज इस एसोसिएशन के पास आती हैं तो उन रूल्स के आधार पर डिस्प्यूटेड पार्टीज के बीच आर्बिट्रेशन हो सकें। उसी प्रकार से अमेरिका में भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी ये भी असिस्टेंस एंड एडवाइस करती हैं
सिक्योरिटीज़ के बीच अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके लिए। चलो ये सारा बैकग्राउंड हमने समझ लिया। आर्बिट्रेशन ज़्यादा अच्छा है एज कंपेरिजन टू लिटिगेशन, और वर्ल्ड में विभिन्न आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस अपने अपने रूल बना रही हैं, पैनल भी तैयार कर रही हैं आर्बिट्रेटर्स का जिनको स्पेशलाइजेशन हासिल है फाइनेंस में एंड बैंकिंग में। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में क्या सिनेरियो है? इंडिया में देखो विभिन्न पार्टीज़ के बीच फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स तो इंक्रीज हुई हैं। इवन बहुत सारे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो डिफॉल्ट कर गए हैं, जैसे अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप, विजय माल्या का किंगफिशर, नीरव मोदी का फायर स्टार डायमंड्स। तो एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है फाइनेंशियल आर्बिट्रेशन को टैकल डाउन करने के लिए, उनको सेटल डाउन करने के लिए। अलग से एक अल्टरनेटिव बॉडी की आवश्यकता है, जैसे नीदरलैंड हेग में ये प्राइम फाइनेंस है, लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई बॉडी नहीं है। अगर हमारे देश में दो पार्टीज जिनके बीच में फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हैं, अगर वो आर्बिट्रेशन के लिए जाते भी हैं तो ज़्यादातर रिटायर्ड जजेस के पास जाते हैं, लेकिन रिटायर्ड जजेस जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया वो जर्नलिस्ट होते हैं, उनको फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होती। तो इसीलिए राइटर अपनी तरफ से सजेशन देते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI। ये अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें प्रोमिनेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट को इस बॉडी के साथ कंसल्ट करके एक पैनल बनाना चाहिए जिसमें एक्सपर्ट्स हों, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, ताकि वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स फाइनेंशियल आर्बिट्रेशंस को फैसिलिटेट कर सकें, मतलब फाइनेंशियल आर्बिट्रेशंस में आर्बिट्रेटर का काम कर सकें। देखो वैसे गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया ना सिर्फ आर्बिट्रेशन फ्रेंडली कंट्री बने बल्कि आर्बिट्रेशन का हब भी बने। क्या फ़ायदा होगा? देखो अगर इंडिया एक आर्बिट्रेशन फ्रेंडली कंट्री है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी ना इंडिया में, और अगर इंडिया आर्बिट्रेशन का हब बनता है तो दूसरे देशों में जो कंपनीज हैं उनके बीच में भी अगर डिस्प्यूट होता है तो वो इंडिया में आएंगे कि हाँ इंडिया का जो आर्बिट्रेशन सिस्टम है ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे चलते हैं अपने डिस्प्यूट को सोल्व करवाने के लिए। अभी देखो सिंगापुर, हांगकांग, यहाँ का जो आर्बिट्रेशन सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, अच्छे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे। तो इवन टाटा और डोकोमो के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था वो भी सिंगापुर में गए थे और वहाँ पे एक आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन ने उनकी डिस्प्यूट को सेटल डाउन किया था। अगर इंडिया में अच्छा होगा तो फिर क्यों बाहर जाएंगे, बल्कि बाहर के इंडिया में आएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।